Hello, everyone. In today's session, we will talk about one such segment which is extremely critical, extremely important from the point of view of all the government exams. ये सेक्शन जिसको कि हम नोबेल प्राइज अवार्ड्स कहते हैं, यानी कि नोबेल प्राइज पुरस्कार, इस पे आधारित मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर गवर्नमेंट एग्जाम्स. छोटे से बड़े एस्पेक्ट, किस ईयर में कौन से लोरेट को किस योगदान के लिए अवार्ड मिला, कितनी बार किसी गिवन इंडिविजुअल को अवार्ड मिला और कब ये अवार्ड्स पहली बार दिए गए, इस तरह के विभिन्न प्रकार के सवाल आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं. और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हाल ही में इस वर्ष के यानी कि 2020 के नोबेल प्राइज अवार्ड्स की घोषणा भी की गई है. So in this class we will talk about the Nobel Prize in Literature in great detail. हम बात करेंगे कि क्या है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, जिसको कि हम नोबेल प्राइज साहित्य के नाम से भी जानते हैं. एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि इस साल क्या था वो योगदान जिस वजह से नोबेल लॉरेट को ये अवार्ड दिया गया. वी विल ऑल्सो कंसिडर मेनी अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द क्लास. नाउ एज यू नो, 1901 यानी कि 1901 से ही नोबेल प्राइज आर बीइंग अवॉर्डेड इन लिटरेचर. Just like other Nobel Prizes, every year the most outstanding work, the most remarkable work in literature, जिसका कि योगदान ग्लोबल स्केल पे साहित्य के फ्रंट पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, उस शख्स को ये अवार्ड दिया जाता है. ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1901 में पहली बार जब नोबेल प्राइज साहित्य में दिया गया, तब से लेके आज तक टोटल 113 नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं, यानी कि 113 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं लिटरेचर में, जिनमें से 117 आप कह सकते हैं इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं. इनमें से कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं. और डेफिनेटली एक ऐसे व्यक्ति जिनका कि नाम हम कभी नहीं भूल पाते, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके अचीवमेंट की वजह से उनको पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर मिला. एज एन इंडियन ही वाज द फर्स्ट वन टू गेट दिस अवार्ड. सो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे एज वी मूव फॉरवर्ड विद द लेक्चर. टू बिगिन विद, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सी है वो संस्था विच इज द इंस्टीट्यूट विच अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एवरी ईयर. सो दैट इंस्टीट्यूट इज द स्वीडिश अकेडमी. स्वीडिश अकेडमी स्वीडन देश में स्थित एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी संस्था है जो हर साल नोबेल प्राइज लिटरेचर को अवार्ड करती है. किसको अवार्ड किया जाता है ये प्राइज? एक किसी भी ऐसे राइटर को, किसी भी ऐसे कवि को जिनका योगदान सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग माना गया है उस वर्ष में. एक और जो बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि टोटालिटी में देखा जाता है विजेता का सारा कंट्रीब्यूशन. द अवार्ड इन लिटरेचर इज नॉट गिवन फॉर वन स्पेसिफिक वर्क. किसी एक या किसी दो कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ये अवार्ड नहीं दिया जाता. इन जनरल व्हाट इज द टोटल होलिस्टिक, पूरा योगदान जो रहा है किसी भी कवि का या राइटर का, उस पर निर्धारित करके इस तरह के नोबेल प्राइज लिटरेचर का डिसीजन लिया जाता है बाय द स्वीडिश एकेडमी. अब स्वीडिश एकेडमी किस प्रकार से चयन करती है, किस तरह से, किस प्रोसेस को फॉलो करके ये अवार्ड देती है, इसके लिए हम देखेंगे कि स्वीडिश एकेडमी आखिर क्या है. Now, Swedish Academy is the institute which was established in 1786. 1786 में इसका निर्माण हुआ था और स्वीडिश के किंग, वहां के राजा गुस्टाव III के द्वारा इस संस्थान का निर्माण किया गया था. Now there are total 18 members who are a part of the Swedish Academy, and these 18 members are called in Swedish language by a word known as D. एडर्टन. तो कभी अगर कोई इस तरह का सवाल आपको दिखे कि व्हाट इज द डी एडर्टन या फिर डी एडर्टन से आप क्या समझते हैं, सो इट सिंपली मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हु कंपोज और हु कंस्टिट्यूट द स्वीडिश एकेडमी. अब स्वीडिश एकेडमी जब लॉरेट्स चुनती है तो काम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिटेल्ड और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज इट रिसीव्स नॉमिनेशंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत ज्यादा अधिक व्यक्तियों के नॉमिनेशंस इन तक पहुंचते हैं. तो इसलिए ये एक छोटी सी कमिटी का निर्माण करते हैं. दे कंपोज अ स्मॉल कमिटी विच देन selects and decides that who will be the final recipients of the award. फाइनल विजेताओं का जो चयन होता है वो इस कमिटी के द्वारा किया जाता है और इसको कहा जाता है नोबेल कमिटी. नोबेल कमिटी का निर्माण किया जाता है 3 वर्ष के लिए
और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको भी इलेक्ट किया जाता है स्वीडिश एकेडमी से ही. सो यू कैन से द मेंबर्स हु आर अ पार्ट ऑफ द नोबेल कमिटी हु टेक द फाइनल डिसीजन ऑन हाउ द अवार्ड्स विल बी गिवन एंड टू whom the awards will be given are also the members of Swedish Academy itself. Now, कहाँ से आप कह सकते हैं सिलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स टू सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन सच एज द स्वीडिश एकेडमी, जो कि हर साल के नोबेल प्राइज विजेताओं का चयन करते हैं. तो ये होते हैं विश्व भर में जाने माने आप कह सकते हैं लिटरेरी स्कॉलर्स, राइटर्स, जिनका की बहुत ज्यादा रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. एंड ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड स्वीडिश राइटर्स हु आर नोन ग्लोबली फॉर द वर्क दैट दे हैव डन इन लिटरेचर. ये कहने के बाद और ये जानने के बाद कि नोबेल कमिटी क्या है, इट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट टू एनालाइज सम फैक्ट्स अबाउट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वो किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, एंड स्पेसिफिकली डेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि किस साल पहली बार दिया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, आखिरी बार जो प्राइज दिया गया तो वो जिनको दिया गया वो किस देश से संबंध रखती थी. इस प्रकार के सवाल भी बहुत कॉमन होते हैं कि फर्स्ट वुमन कौन थी, जिनको पहली महिला कौन थी जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है. सो टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, टू बी एबल टू सॉल्व देम इन द एग्जाम, जरूरी है कि हम नोबेल प्राइज लिटरेचर से एसोसिएटेड सारे ही पहलुओं को, सारे ही एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ के रिमेंबर करें. सो दैट इज वाई हियर टुडे वी विल टॉक अबाउट सम सच फैक्ट्स जिनपे की बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस बेस्ड आपके एग्जाम में आते हैं. सो इफ यू सी दीज आर अ फ्यू फैक्ट्स हियर इन फ्रंट ऑफ अस, जिसको कि हम पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दीज आर एग्जैक्टली इन द पैटर्न जिसमें कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में. फॉर एग्जाम्पल 1901 में जो पहले रिसिपिएंट थे नोबेल प्राइज लिटरेचर के वो कौन थे? सो बेसिकली वो थे जाने माने फ्रेंच पोएट एंड फ्रेंच एसेइस्ट, यानी कि जो फ्रेंच में ऐसे लिखते थे, उसका आप कह सकते हैं रचना करते थे, और उनका नाम था सली Prudhomme. Now, if tomorrow you get a question like who was the first recipient of the Nobel Prize in Literature, you know that it was in 1901, क्योंकि पहली बार 1901 में ही दिया गया था ये award, and it was given to Sully Prudhomme. Now, he was a French poet, and therefore it's very crucial to remember his name. It is also crucial to remember where he belongs to. So his country was France, and this was the name, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया. और ये थे पहले रिसिपिएंट, यानी कि इनको पहली बार मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. नाउ कौन थी वो पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर दिया गया था? सो इट वाज इन 1909 में स्वीडिश राइटर थी और जिनका नाम था सेल्मा लैगरलॉफ. तो सेल्मा लैगरलॉफ नाम की जो महिला थी, उनको फर्स्ट टाइम, शी वाज द फर्स्ट वुमन आप कह सकते हैं, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. दैट इज वाई ये भी एक बहुत ज्यादा रिमेंबर करने वाला फैक्ट है, बिकॉज अ स्ट्रेट क्वेश्चन कैन डेफिनेटली बी बेस्ड ऑन दिस सेक्शन एंड इट कैन कम लाइक हु वाज द फर्स्ट वुमन रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. सो यू नो दैट द answer is Selma Lagerlöf. Another very crucial fact to remember is that who was the youngest Nobel laureate in the literature category? कौन थे वो सबसे कम उम्र के विजेता जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में? सो ही वाज रुडयार्ड किपलिंग एंड 1907 में इनको ये अवार्ड दिया गया था. नाउ रुडयार्ड किपलिंग इज नॉट अ नेम जिसमें कोई इंट्रोडक्शन की हमें जरूरत है, या ये कोई ऐसा नाम नहीं है जो हम आसानी से कभी भूलेंगे, बिकॉज यू नो दैट ही वाज एन इंडियन बॉर्न राइटर जिनका कि बॉम्बे में जन्म हुआ था, और ये बहुत ज्यादा जाने माने हैं, बहुत ज्यादा मशहूर हैं जंगल बुक के लिए. नाउ जंगल बुक इज अ चिल्ड्रंस क्लासिक जो कि बहुत पॉपुलर है. इसकी टीवी सीरीज भी आई थी एंड अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर अबाउट इट. सो रुडयार्ड किपलिंग की एक और किताब जिसका नाम है किम, ये बहुत ही ज्यादा फेमस और पॉपुलर है. दैट इज वाई आई एम श्योर ये कोई नहीं भूलेगा और हमें याद रहेगा कि 1907 में ही बिकेम द यंगेस्ट लॉरेट टू विन द प्राइज इन नोबेल लिटरेचर. आगे चल के देखते हैं कि 2007 में कौन सा ऐसा रिमार्केबल इवेंट हुआ. एंड इन 2007 आप कह सकते हैं कि डोरिस लेसिंग, जिनको कि दिया गया था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, शी वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, शी वॉज अ ब्रिटिश राइटर एंड शी वॉज द ओल्डेस्ट लॉरेट टू हैव रिसीव्ड द अवार्ड. अब ये भी एक रिमेंबर करने वाला फैक्ट है, बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. आपसे पूछा जा सकता है कि 2007 में किसको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. आपसे पूछा जा सकता है हु वाज द ओल्डेस्ट लॉरेट हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हु वाज डोरिस लेसिंग, or then you can be given many options about her. So that is why these three facts we need to be aware of, that in 2007 it was she who became the oldest recipient of the Nobel Prize in Literature.
हैविंग सेड दिस, चल के देखते हैं कुछ और फैक्ट्स नोबेल प्राइज लिटरेचर से संबंधित। और 1931 में इट हैज बीन अवॉर्डेड पॉस्थुमसली। पॉस्थुमसली यानी कि किसी की डेथ के बाद, किसी के गुजर जाने के बाद अगर उन्हें अवार्ड दिया जाता है, किसी के मृत्यु होने के बाद, तो उसको पॉस्थुमसली कहा जाता है। और यूजुअली नोबेल प्राइजेस पॉस्थुमसली नहीं दिए जाते, लेकिन 1931 में नोबेल प्राइज लिटरेचर वाज गिवन पॉस्थुमसली टू स्वीडिश पोएट एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट। अब ये नाम जानना जरूरी इसलिए है बिकॉज इट्स अ यूनिक इवेंट दैट ही वाज गिवन द अवार्ड posthumously. So all we need to remember is that he belonged to Sweden. He was a Swedish poet and his name, we need to be aware of that. If we read it multiple times, definitely हमें याद हो जाता है कि हाँ ये थे वो पोएट जिनको posthumously अवार्ड दिया गया था, and it was in 1931 that this posthumous award was given to him. आगे चल के देखते हैं कि कौन से थे वो वर्ष, which were the years in which the Nobel Prize in Literature was not given at all. कुछ ऐसे वर्ष जब नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि यूजुअली ये साल कोइंसाइड करते थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से, जिस समय आप जानते हैं सिचुएशन इज ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट एंड द वर्ल्ड इज फेसिंग अ पॉलिटिकल टर्मोइल, एंड सिंस यूरोप वाज ऑलरेडी इन नॉट इन अ वेरी गुड सिविल स्टेट दैट टाइम, तो इसलिए उन कुछ वर्षों में ये अवार्ड्स नहीं दिए गए जब वॉर या लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी दुनिया में। तो इसलिए 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 एंड 1943, ये कुछ ऐसे आपके 7 वर्ष हैं, 7 years हैं जब आप देख सकते हैं कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज नॉट अवॉर्डेड लिटरली। अब इस फैक्ट में से किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट यू कैन बी गिवन अ क्वेश्चन दैट इज इट ट्रू दैट देयर आर अ फ्यू years in which the Nobel Prize in Literature was not given at all? या ये भी कहा जा सकता है कि द पीरियड बिटवीन 1940 to 1943 द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज नॉट गिवन। या आपसे इस प्रकार से इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि इज इट ट्रू दैट इन 1914 द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज नॉट अवॉर्डेड। सो यस, वी नीड टू नो कि इन कुछ 7 वर्षों में ये प्राइज नहीं दिया गया था, इट वाज नॉट एट ऑल अवॉर्डेड बाय द स्वीडिश एकेडमी टू एनीबडी। एक और भी वजह होती है प्राइज को ना दिए जाने की कुछ वर्षों में, और आप देखेंगे कि हर नोबेल प्राइज, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, आपका साइंस में क्यों ना हो, आपका लिटरेचर में क्यों ना हो, आपका मेडिसिन या इकोनॉमिक्स में क्यों ना हो, कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जब नोबेल प्राइज नहीं दिए जाते। इसकी वजह ज्यादातर यही होती है कि वो वॉर से एसोसिएटेड वर्ष होते हैं, लेकिन कभी कभी वॉर जब नहीं भी थी तब भी अगर एकेडमी को ऐसा लगता है कि किसी भी गिवन ईयर में, किसी भी दिए गए साल में किसी भी राइटर का या साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन उतना अच्छा नहीं माना गया या किसी का कंट्रीब्यूशन उतना रिमार्केबल नहीं कंसिडर किया गया, तो फिर एकेडमी वो अवार्ड नहीं देती और उस साल की जो अवार्ड की राशि होती है उसको अगले साल के लिए वो लोग सेव करके रखते हैं कि जब नेक्स्ट ईयर ये अवार्ड दिया जाएगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगी। सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट दे हैव टू मस्ट एंड शुड गिव द अवार्ड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन whom they find suitable to receive the award in the first place। तो ये चीज का ध्यान रखना हमारे लिए थोड़ा जरूरी है कि हर साल अवार्ड नहीं दिया गया। Now, the next and another very important fact is कि दो ऐसे भी शख्स हैं, दो ऐसे भी हस्तियां हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लिटरेचर को लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, who actually declined the award. Who are these people? अब ये दो जो आप कह सकते हैं इंडिविजुअल्स हैं, ये जो दो अचीवर्स हैं, इनका नाम आपके सामने है। द फर्स्ट वन इज बोरिस पास्टरनैक। अब ये सोवियत एरेस्टवाइल सोवियत यूनियन यानी कि जो पहले सोवियत यूनियन था वहाँ के रेजिडेंट, वहाँ के सिटीजन थे और इन्होंने 1958 में अवार्ड लेने से मना कर दिया। दूसरे वो हस्ती जिन्होंने अवार्ड को डिक्लाइन किया था, रिफ्यूज कर दिया था, वो थे जॉन पॉल सार्टे। ही इज अ वेरी वेल नोन नेम एंड यू नो दैट ही बिलोंग्ड फ्रॉम फ्रांस एंड इन 1964 ही वाज वन पर्सन हु एक्चुअली रिफ्यूज्ड टू टेक दिस अवार्ड। सो अभी तक जो हमने फैक्ट्स पढ़े, दीज आर वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी क्रिस्प फैक्ट्स, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटर टाइप के फैक्ट्स हैं ये, लेकिन बहुत क्रिटिकल है एग्जाम के स्टैंड पॉइंट से समझने, बिकॉज द क्वेश्चंस कैन डायरेक्टली बी बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स एंड वंस वी नो देम तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारी तैयारी पक्की है। Having said this, let's move on to another aspect related to the Nobel Prize Literature, जो कि ये है कि मतलब कौन से वो आपके रिसिपिएंट हैं जो इंडियन थे और जिनको पहली बार एज एन इंडियन ये अवार्ड मिला। Who was the first Indian to receive the Nobel Prize in Literature? So this very famous personality was Rabindranath Tagore, and he received the Nobel Prize in Literature back in 1913, which is such a remarkable achievement. And he was not just the first Indian
Indian to receive this award. ये एक और याद रखने वाली बात है कि he was also the first Asian and the first non-European जिनको नोबेल प्राइज मिला था. सो ये तीनों ही फैक्ट्स रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम याद करेंगे. सो इट विल मेक श्योर कि इन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो उसका उत्तर हमें सही पता होगा. सो वन फैक्ट इज दैट ही वॉज द फर्स्ट Asian, he was the first non-European, he was the first Indian to receive the Nobel Prize in Literature. Right? Another thing is कि 1913 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था. He received the award in 1913. और किस लिए दिया गया था? It was given for English translation of his own book of poems known by Song Offerings. अब ये कुछ लिरिक्स थे जिनका निर्माण जिनकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी. एंड देन सो दैट अदर पीपल सो दैट नॉट, क्योंकि ये सॉन्ग ऑफरिंग्स वाज इन बंगाली, इट वाज इन अ वर्नाक्युलर लिटरेचर, ये एक लोकल लैंग्वेज में थी. दैट इज वाई इन्होंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया सो दैट इट कैन रीच अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय द नॉन इंडियन पॉपुलेशन. और इसके लिए इनको इतना एडमिरेशन मिला, इनको इतने एक्कोलेड्स मिले, इतनी तारीफ मिली, लोगों को इतना पसंद आया इनका काम कि 1913 में फाइनली इनको नोबेल प्राइज दिया गया साहित्य में. ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर कि जो इनकी जो ये रचना है सॉन्ग ऑफरिंग्स, इट इज ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ अनदर वेरी वेरी फेमस, आप कह सकते हैं, रिकॉग्निशन, जिसको कहा जाता है कि यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स. अब यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स जो है ये एक कलेक्शन होता है दुनिया भर से जाने माने रचनाओं का इन लिटरेचर. सो रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग ऑफरिंग्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स. तो ये भी हम याद रखेंगे. सो इट इज वेरी क्रूशियल कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल आए तो हम इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे. सो वी शुड रिमेंबर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज अवार्ड इन 1930. हैविंग सेड दिस, एक नजर चल के देखते हैं कि इस साल यानी कि 2020 में, इस वर्ष में किसको मिला है ये अवार्ड, कौन है विजेता नोबेल प्राइज साहित्य की, नोबेल प्राइज लिटरेचर की. एंड शी इज अ वेरी वेरी वेल नोन, वेरी वेरी फेमस एसेइस्ट एंड पोएट एंड राइटर फ्रॉम द यूएस. ये एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन कवि हैं, निबंधकारा हैं और इनका नाम है लुइस ग्लक. नाउ मिस लुइस ग्लक को ये अवार्ड मिला है 2020 का इन नोबेल प्राइज लिटरेचर. और रीजन क्या था इनको अवार्ड मिलने का? रीजन ये था कि इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो पोएटिक क्रिएशंस हैं, माना गया है कि इनमें एक बहुत ज्यादा यूनिक क्वालिटी है. एंड व्हाट इज दैट यूनिक क्वालिटी बिकॉज ऑफ विच हर वर्क वाज चोजन फॉर सच अ प्रेस्टिजियस प्राइज. सो पीपल से कि इनका जो काम है, जो एकेडमी ने जिसको रिकॉग्नाइज किया, स्वीडिश एकेडमी ने, वो कुछ इस प्रकार का था कि इनकी जो डेली के एक्सपीरियंसेस जिनके बारे में इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, फॉर एग्जाम्पल अ गार्डनर हु इज वर्किंग इन द गार्डन, फॉर एग्जाम्पल अ लेडी हु इज वॉकिंग इन द सन. सो ये छोटी छोटी जो इवेंट्स हैं रोजमर्रा के डेली लाइफ के, इनमें किस प्रकार से बहुत ज्यादा डीप ह्यूमन इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट है वो इन्होंने हाईलाइट किया है इन अ वेरी पोएटिक वे, इन अ वेरी लिरिकल वे. शी हैज हाईलाइटेड द बेसिक इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि बिल्कुल यूनिवर्सल होते हैं, विच आर नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग इन वन सोसाइटी लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक जो ह्यूमैनिटी से एसोसिएटेड आपके इमोशंस हैं जैसे कि लव, हेट्रेड, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सभी को टच करते हुए इन्होंने अपनी कविताओं का और अपने गद्य का यानी कि अपने प्रोज का निर्माण किया है. सो दैट इज वाई शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सच अ सेंसिटिव वर्क दैट शी हैज डन. अब आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो कविताएं हैं उसमें जो पोएटिक वॉइस है, जो जो रिदम है, जो मेलोडी निकल के आती है, वो ट्रॉमा, डिजायर, नेचर, इस प्रकार के बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज पे टच करती है. सो ये एक चीज है जो हमें समझनी जरूरी है कि ये कंट्रीब्यूशन था इनका जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज 2020 मिला है. ऑल्सो अनदर thing about Louise Gluck and her poetry is that usually she has written about a lot of sad themes, you know. इनकी जो कविताएं हैं, and as we all know कि बहुत बचपन से ही, बहुत छोटी आयु से ही ये कविताएं और प्रोज लिखती थी. She used to write beautifully from a very young age itself, and then she has also focused upon some very sad aspects of human emotions such as trauma, दुख, तकलीफ क्या होती है, such as death, किसी की मृत्यु से क्या तकलीफ पहुंचती है उसके रिश्तेदारों को, उसके करीब के लोगों को, लॉस, rejection, failure of relationships and attempts at healing and renewal. तो आप देख सकते हैं कि ये कितने सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये सारे कितने ज्यादा भावनात्मक इश्यूज हैं और इन सारे ही भावनात्मक इश्यूज को बहुत गहराई से इन्होंने पोर्ट्रे किया है, बहुत गहराई से इन्होंने दर्शाया है अपनी कविताओं में. एंड दैट इज व्हाई हर वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली.
ऑल्सो वी नीड टू नो कि इनकी जो पोएम्स होती हैं उसमें एक बहुत यूनिक क्वालिटी स्वीडिश एकेडमी ने जो रिकग्नाइज की है, जिसकी वजह से इनको अवार्ड दिया गया है, वो ये है कि ऑलवेज दे आर नॉट यूजिंग राइम। अब जैसे आम कविताएं जो लोग लिखते हैं उसमें बहुत ज्यादा राइम देखने को मिलता है, दैट ईच लाइन विल राइम विद द कमिंग लाइन एंड सो ऑन। लेकिन जो लुईस क्लक की कविताएं हैं इसमें राइम का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। क्यों? क्योंकि राइम के अलावा भी इन्होंने कुछ अलग तरह के चीजों का इस्तेमाल किया है जिनको कहा जाता है रेपिटिशन, जैसे कि एंजैम्बमेंट, जैसे कि अलग अलग तरह की टेक्निक्स, अलग अलग तरह की सारी आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, लिटरेरी इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे कि राइम ही नहीं बल्कि बहुत डिफरेंट स्टाइल से इन्होंने अपनी पोएम में रिदम क्रिएट करने की कोशिश की है। इट्स नॉट जस्ट अ वेरी टिपिकल एंड अ वेरी कॉमन फॉर्मेट ऑफ राइटिंग पोएट्री, इट्स अ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएट्री विच शी हैज अडॉप्टेड एंड बिकॉज ऑफ दिस शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड सो मच। अब अगर कल को हमसे पूछा जाता है कि लुईस क्लक की क्रिएशंस के बारे में, इनकी पोएम्स के बारे में कुछ स्पेशलिटीज बताइए, तो जैसे हमने अभी पढ़ा, वन सच स्पेशलिटी वाज दैट शी हैज रिटन अबाउट वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स सच एज ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिजायर, ट्रॉमा, लॉस, रिजेक्शन, लव, हेट्रेड। अनदर क्रूशियल एस्पेक्ट इज कि इनकी कविताओं में, इनकी क्रिएशंस में राइम का इस्तेमाल बहुत कम है, बल्कि दूसरी तरह की टेक्निक्स जैसे कि रिपीटेशन, एलिटरेशन, इस तरह की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इनकी कविताओं में देखी गई है वो है नेचर, प्रकृति। प्रकृति का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा डीपली किया गया है इनके सारे ही आप कह सकते हैं रचनाओं में। फॉर एग्जाम्पल इनकी जो पोएट्री है विच इज वेरी वेरी क्लोज टू नेचर, और बहुत ज्यादा कॉमनली इन्होंने अपनी जो कविताओं की सेटिंग दी है, जो बैकग्राउंड दिया है, वो यूजुअली या तो कोई गार्डन होगा, या कोई फील्ड होगी, या कोई सी साइड होगा, या कोई रिवर साइड होगी, यानी कि बहुत सारे नेचर वाली थीम पे बेस्ड इन्होंने अपनी कविताएं लिखी है। फॉर एग्जाम्पल इनकी जो सबसे जानी मानी कविता है जिसको कि हम वाइल्ड आइरिस के नाम से भी जानते हैं, वो एक गार्डन पे बेस्ड है। वो एक बहुत ज्यादा इन्होंने इसको एक ऐसी जगह पे सेट करके क्रिएट किया है जहां बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं फूल हैं, जहां बहुत ज्यादा बाग हैं, बहुत ज्यादा पेड़ हैं, सो दैट इट फील्स इट्स वेरी वेरी क्लोज टू नेचर। एंड ऑल्सो इनकी पोएम्स में इन्होंने ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए हैं, ऐसे टेक्निक लिटरेरी स्टाइल के यूज किए हैं जिनसे कि ऐसा लगता है जैसे फूल खुद ही बात कर रहे हैं, फ्लावर्स themselves are trying to say something, they are trying to depict an emotion. So you can see that she is a poet who's very very close to nature in every way, and nature has been always a very underlying theme of all her creations. इसलिए इन्होंने इमोटिव वॉइसेस भी दी हैं फ्लावर्स को while she has written the poem The Wild Iris. अब कुछ और ऐसी कविताएं हैं इनकी जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो बहुत ज्यादा मशहूर है। तो कल को टुमारो इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम की विच ऑफ दीज इज अ पोएम रिटन बाय द फेमस नोबेल लॉरेट लुईस क्लक, या कल को अगर आपसे एक ऐसा सवाल पूछने को आ गया मैच द फॉलोइंग में कि कौन सी कविताएं लुईस क्लक के द्वारा निर्माणित की गई हैं, तो इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि विच आर द मोस्ट फेमस पोएम्स ऑफ लुईस क्लक। सो सम ऑफ देम आर राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और एक बहुत ज्यादा वेल नोन पोएम है फर्स्ट बॉर्न। Another very crucial, very famous creation of Lewis Clark is The House on Marshland. Third such very famous work is The Triumph of Achilles. Fourth such very crucial work is A Village Life. और एक और बहुत जानी मानी कविता जिसके बारे में हमने अभी थोड़े समय पहले डिस्कस किया था वो थी द वाइल्ड आइरिस, जिसमें हमने ये भी समझा था कि किस प्रकार से उसको गार्डन की सेटिंग में लुईस क्लक ने लिखा है, उसका कंपोजिशन किया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ गद्य भी है, कुछ प्रोज भी है इनके, जो कि इनके बड़े फेमस कलेक्शंस हैं, जो कि इनके बहुत ज्यादा फेमस कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स मानी गई है। एंड वन ऑफ दिस इज द प्रूफ्स एंड थ्योरीज एसेज ऑन पोएट्री। ये भी एक बहुत जाना माना क्रिएशन है इनका, विच इज कॉल्ड प्रूफ्स एंड थ्योरीज एसेज ऑन पोएट्री। द नेक्स्ट सच वेरी फेमस क्रिएशन और अ वेरी फेमस राइटिंग ऑफ लुईस क्लक इज अमेरिकन ओरिजिनलिटी, और इसका पूरा नाम है अमेरिकन ओरिजिनलिटी एसेज ऑन पोएट्री। सो अगेन दीज टू आर वेरी क्रूशियल एंड वेरी फेमस वर्क्स बाय लुईस क्लक, जिसका ध्यान रखना हमें जरूरी हो जाता है बिकॉज इन एग्जाम्स द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर एंड ऑल वी नीड टू नो इज दैट द अवार्ड हैज बीन वेरी राइटली गिवन बिकॉज द ऑथर, द पोएट लुईस क्लक हैज एक्चुअली portrayed all her emotions, all her feelings through her poetry very very beautifully, and बहुत ज़्यादा deeply इन्होंने nature के themes का भी use किया है। तो ये समझते हुए this is a very interesting to read about her, और ये हम ज़रूर याद रखेंगे कि कौन सी थी इनकी famous कविताएं, कौन सी थी इनकी famous prose, because so that any other question that is based on Lewis Clark we are able to answer it in the exam. Thank you.